आप दोनों का ही स्वागत है भारत 24 के इस मंच पर, जहां पर हम एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं भारत निर्माण की ओर। तो शिवाली जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हुए, कल तो बड़ा अच्छा दिन था आप लोगों के लिए। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत, उसके बाद यूपी में आप लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, 2024 के चुनाव में जो कमी रह गई उसकी सारी पूर्ति कल कर ली आप लोगों ने। और योगेंद्र उपाध्याय जी भी, मंत्री जी पहुंच चुके हमारे बीच में, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। सबसे पहले कौन है? माइक एक बार चेक कीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्र के प्रति गुड गवर्नेंस एंड गुड डेवलपमेंट्स के आधार पर महाराष्ट्र में जीत, उन सब मतदाताओं को बधाई जिन्होंने ये स्वीकारा कि मोदी ये तो मुमकिन है। और उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में जो जीत हुई है वो योगी जी की कुशल संचालन के माध्यम से, जो उन्होंने एक गुड गवर्नेंस दिया है और गुड डेवलपमेंट्स भी दिया है। और प्रदेश की जनता ने इस बात को एप्रिशिएट भी करा इस चुनाव में, उपचुनाव में। जो विपक्ष के लोग कह रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, उसका जवाब इस उपचुनाव में मतदाताओं ने अपने मत डाल के डालने के बाद सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में हमने जीती। इसलिए माननीय मोदी और योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भदौरे जी, मेरा सवाल आपसे है, जो आजकल नारा बड़ा पॉपुलर है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, आप लोग इसका कितना समर्थन करते हैं? मैं ही नहीं, सारे देशवासी इसका समर्थन करते हैं। और इसका जो कल का चुनाव परिणाम आया है, चाहे ये नारा जो योगी जी ने दिया था, इसको मोदी जी ने रिटेरिएट किया, और उसके ही परिणाम के स्वरूप हम ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी गठबंधन आज तक 200 का जो आंकड़ा था, जो चमत्कारिक पॉइंट कहा जाता था महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको क्रॉस किया गया और 230 सीटें लगभग हम वहां पे जीत कर आए हैं। जिस झारखंड के अंदर हम सरकार बनाने की इच्छा रखते थे, तो वहां पर भी हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वोट शेयर के मामले में, हमारा वोट शेयर वहां पे भी इंक्रीज हुआ है। जब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें हम जीते हैं। और एक सीट ऐसी है कुंदर की, कि उस कुंदर की सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ को भी ध्वस्त करते हुए कुंदर की सीट पे ठाकुर रामवीर सिंह जी जीते हैं। तो आप ये देख सकती हैं कि जिस तरीके से जो समाजवादी के परंपरागत गढ़ कहे जाते थे, चाहे वो करेल की सीट है, करेल की सीट पे जीत हार का जो मार्जिन है वो 67,000 से घट के मात्र 14,700 का रह गया है। वहां पर जो मेहनत की जा रही है, जो लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये बात चाहे आप उठा के देख न्यूज चैनल के माध्यम से, जैसे कुछ देर पहले परम पूज्य महाराज जी यहां पर बैठे थे, देवकीनंदन ठाकुर जी, उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, उनको किस तरीके से लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, चाहे वो भाई हों जो रक्षा के लिए आगे आते हैं, उनका किस तरीके से निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर जो उलेमा काउंसिल है, वो वहां पर मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं, और जो विपक्षी दल है वो तुष्टीकरण की राजनीति पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो ये बटेंगे और तो कटेंगे, ये बिल्कुल बात सही है कि हम लोगों को बटना नहीं है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ये बात बिल्कुल चरित्रार्थ। और हम सब लोग जितने भी सनातनी हैं, जितने भी राजनीतिक रूप से युवा हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी इस देश को प्रेम करने वाले लोग हैं। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप सनातनी एकजुटता की बात करते हैं, आप अगर बात करते हैं लव जिहाद की, चलिए उस पर आप बात उठाएं तो ठीक है, लेकिन इतने सारे रेप केसेस सामने आते हैं, उसमें हर जगह पर लव जिहाद नहीं होता। ऐसे युवाओं के लिए क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? समाज में वो सुधार की जरूरत भी तो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो इस तरीके की तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं और वही इस तरीके की घटित घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, चाहे वो निर्भया कानून रहा हो, चाहे वो उस कानून को मजबूत करने के लिए पॉस्को एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं, और चाहे वो बुलडोजर एक्शन जिसको कहा जाता है, उन चीजों को सामने लाया जा रहा है। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप नशे से दूर रहो, क्योंकि ऐसी विसंगतियां जो आपके मन में आती हैं, महिलाओं जो मातृ शक्ति है, हमारी मातृ शक्ति के प्रति जो सम्मान भाव हमारे मन में होना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए। तो
तो किसी भी तरीके से आप नशे से दूर रहें। तो नशे से दूर रहेंगे तो आप मातृशक्ति का जो सम्मान हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में हमें बताया जाता है, हमारे माता पिता बुजुर्गों द्वारा हमें बताया गया है, मातृशक्ति सर्वोपरि रहेगी और मातृशक्ति का सम्मान हमें हमारे संस्कारों से मिला है, उसका आप पालन करिए। और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और इस समय जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो मैं उत्तर प्रदेश की तो अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर आपने किसी भी मातृशक्ति के साथ छेड़छाड़ की तो या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो युवा हैं, जो भटक रहे हैं, आप भटके बिल्कुल नहीं। मातृशक्ति का सम्मान करें, देश के निर्माण में अपना योगदान करें और जो रेप जैसी घृणित घटनाएं हैं, इन लोगों के साथ भी ना रहें और कानून का साथ दें। शिवराज जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो जीत मिली है, इस जीत में नारों का ज्यादा योगदान मानते हैं, जो वोट पोलराइजेशन किया गया, या फिर अपने काम के आधार पर जीत को मानते हैं? जब जब चुनाव होते हैं कोई ना कोई नारा दिया जाता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर और संगठन का स्ट्रक्चर, बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की जीत में जो रहती है। पार्टी नेतृत्व का चेहरा मोदी और योगी जी का चेहरा और संगठन का स्ट्रक्चर, पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस बात के मिशन में लगे रहते हैं, एन के एन प्रकरण और इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर हमको चुनाव को जीतना है। और एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रेरित रहता है कि मुझे अपना प्रत्याशी जिताना है, और उस जिताने में भूमिका भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की रहती है। बिगर विकास के कुछ नहीं। मेरा देश बदल रहा है, मेरा प्रदेश बदल रहा है। देश के प्रशासन में 2014 से लेकर आज तक, देश की आजादी के बाद तक बहुत देश के प्रधानमंत्री बने। एक देश का प्रधानमंत्री बने मोदी जी, देश का पूरा परसेप्शन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर पलट के रख दिया। और ऐसे ही योगी जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले क्या स्थिति रहती थी? यहां कोई व्यापार नहीं लगा सकता था। हमारी बहू बेटी, बहन बेटी रोड पे निकल नहीं पाती थी। व्यापारी के अंदर दहशत का माहौल रहता था। बड़े उद्योगपति आ गए, उद्योग नहीं लगा पाते। सबसे पहले, सब काम के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर आज विश्व के पटल पर, देश के पटल पर उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक अगर विकास हो रहा है, सर्वाधिक निवेश कहीं हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर, वो योगी सरकार के अंदर हो रहा है। पर मैं एक सवाल आपसे और जानना चाह रही हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये नारे देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप विकास इतना कर रहे हैं तो फिर से, और एक चीज मैं और जानना चाह रही हूं आपसे। लोग ना आजकल एक सवाल पूछते हैं कि नेताओं के बच्चे खुद तो जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए और यहां पर बच्चों को बोल रहे हैं कि अपने धर्म को संभालो। इसका क्या जवाब है? नहीं, ऐसा है। आपने अभी नारे की बात की, फिर बच्चों की बात कही, नेता के बच्चों की बात आई। राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर हमको कोई नारा तो देना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी ने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, तो नहीं बटेंगे कटेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो हमको एक रहना है ना। तो इस राष्ट्र के प्रति जो समर्पित रहेगा, अभी भदौरिया जी ने अभी बहुत अच्छे उदाहरण भी दे दिए विधानसभा का। अभी कल को जीता है हमने, कुंदरगी को जीता है। उसके अंदर एक जी आप देखने, मुस्लिम समाज के लोग भी राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए। आप अंदाज करिए इस बात की। रही नेताओं की बात के बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर तो अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे। अगर वो शिक्षा देना चाहता है, बाहर शिक्षा दे के आके फिर वो राष्ट्र के लिए लग जाता है। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं। जैसे बच्चे जो विदेश में पढ़े और आगे भारतवर्ष में आकर अपने व्यापार को संभालने, या डॉक्टरी के अंदर डॉक्टर्स बने हुए हैं जो अपने राष्ट्र के लिए प्रति सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसमें कोई उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भाई कि किसी उद्योगपति का बेटा, किसी गरीब का भी बेटा विदेश जाता है। मेरे पास ऐसे उदाहरण है जो आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, लेकिन उनका बच्चा बाहर जाना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है। एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, मेरे छोटे भाई की तरह है वो, और किरावली में रहते हैं। उनके दोनों बच्चे जापान, उनकी स्थिति इस लायक नहीं थी, दोनों बच्चे उन्होंने जापान भेजे, और एक बच्चा उनका जापान से आकर आज बाटा के अंदर जॉब कर रहा है, कैलकाटा के अंदर। वो भी राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गया। नहीं कि मुझे जाना तो भारत के अंदर जाके उस कंपनी में काम करना है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेता का ही बेटा जाता है, उसमें हर वर्ग के हर लोग बाहर जाते, पढ़ के आते, फिर वो अपने देश के लिए लग जाते। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है।
मधुरा जी, भारत निर्माण की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह की परिकल्पना आप करते हैं इस भारत निर्माण में? किस तरह का नया भारत होना चाहिए? भारत निर्माण के लिए जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि भारत का निर्माण क्या है, भारत जो ग्रामीण परिवेश में बसता है, हर वो ग्रामीण, हर वो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो हमारी प्राथमिकता में है। जब तक वो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, सरकार अमीरों के लिए नहीं है, सरकार गरीबों के लिए है। सरकार किस जो काम करती है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसके लिए सरकार होती है। और आज चाहे वो प्रदेश की बात करते हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में वो बिल्कुल सही काम कर रही है। आज जो भी भूमाफिया हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी लोग हों, चाहे कोई भी हो, वो गरीबों का शोषण नहीं कर पा रहे हैं, वो महिलाओं का शोषण नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी परिकल्पना है कि हर वो अंतिम छोर पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, अगर उसको ये विश्वास है कि मैं सेफ हूं, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से रह रहा हूं और उसको सरकार में बिलीफ है, तो आप ये मान के चलिए कि तभी इस भारत का निर्माण हो सकता है। भारत निर्माण सिर्फ और सिर्फ शहरों के अंदर नहीं है कि अच्छे हमने हाईवेज बना दिए, अच्छे हमने एयरपोर्ट दे दिए। भारत का निर्माण, मैं आज इस आगरा की धरती पर बैठा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आगरा यहां से 90 किलोमीटर दूर बाहा तहसील है, जो कि इस उत्तर प्रदेश की सबसे दूरस्थ तहसील है। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो एक ग्राम सभा है कोरक, जो लगभग यहां से 90 किलोमीटर दूर है। कभी डीएम साहब वहां जाकर भी देखें। यहाँ पर बहुत सारे जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि ऐसे ग्रामों को भी आप देखिए जो बहुत दूर हैं, जहां पर एक आम व्यक्ति अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाता। जो गरीब है वो बेचारा 90 किलोमीटर आने के लिए उसको पता पड़ता है कि पूरा दिन चला जाएगा और मेरे 1000 रुपए चले जाएंगे, और तब जाके पता पड़े कि यहाँ पे माननीय मंत्री जी या माननीय डीएम साहब मिले ही नहीं। तो उन लोगों के लिए भी सरकार को सोचना पड़ता है और सरकार सोच रही है। जो ये डिजिटल की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो, ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है और सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। और भारत का निर्माण तभी संभव है जब हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। आप एक बार मंच की ओर आप प्रस्थान कीजिएगा, अपनी जगह की ओर, माफ कीजिएगा। और मैं एक बार मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर सोनू हिंदुस्तानी को, जो कि एमएससी विजय शिवहरे जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सोनू हिंदुस्तानी। एक बार तालियां हो जाए प्लीज। महेश चौधरी जी, एक बार प्लीज आइएगा मंच पर स्वागत के लिए सर। और हमारे साथ में देखिए यहाँ पर योगेंद्र उपाध्याय जी इस वक्त मौजूद हैं। एक बार उनका भी जोरदार स्वागत हो जाए, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र की भी बात करेंगे और क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री हैं सर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं। सर एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। और सचिन गुप्ता जी भी हमारे साथ में हैं, चांसलर संस्कृत यूनिवर्सिटी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 के इस कार्यक्रम में।